हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। अब आप लोग मेरे वीडियोस को अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी देख सकते हैं। इस पर आपको मेरे सभी यूपी टीईटी सीटेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे। उस पर मैं आपके लिए कोर्सेज लाता रहता हूं, तो इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा और नीचे दिए लिंक से जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। प्रैक्टिस सेट चल रहा है, मॉडल पेपर चल रहा है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। पिछले पार्ट में मैंने आपके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम लोग इसके आगे के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और व्याख्या सहित हल करेंगे। जो उसके अंदर अन्य क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। सभी क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को साथ में ही इस तरीके से याद कर लीजिए कि दोबारा आपको उन्हें याद ना करना पड़े, तो आपको आगे यूपी टेट एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को। दोस्तों इसके पहले आप इसका पार्ट 1 जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो नीचे लगे रेड कलर के बटन को प्रेस कर दें, उसके पास में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं अब 16 नंबर क्वेश्चन से। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल या मृदा। तो इसमें आपको बताना पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा उदाहरण है इनमें से। पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें आपको क्या बताया था कि जहाँ विभिन्न प्रकार की जातियों के जीव जंतु एक साथ हों और उन्हें खाने के लिए आवश्यक आहार मिलता रहे, तो ऐसे तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो ऐसा तंत्र मेनली किस में मिलेगा? तालाब में मिलेगा, क्योंकि तालाब के अंतर्गत आपको मछलियाँ भी मिल जाएंगी और जो मछलियों को खाने वाले सांप वगैरह अन्य जीव जंतु होते हैं वो भी उसमें मिल जाएंगे। तो यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है वो समुद्र का होता है, महासागर का होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, तालाब भी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि ये स्वयं से तैयार किया गया पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर, कौन सा जीवी कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या फिर प्रस्तर। जीवी कारक यानी कि दोस्तों जो जैविक कारक हो, जो श्वास लेता हो, जिसमें जीवन संभव हो, वो जीवी कारक होते हैं। तो देखिए पेड़ पौधे भी श्वास लेते हैं, जंतु भी लेते हैं, सूक्ष्म जीव भी लेते हैं। प्रस्तर इसका गलत ऑप्शन होगा। और प्रस्तर होता क्या? आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रस्तर होता क्या है। तो दोस्तों पत्थर को प्रस्तर कहा जाता है। किसको? पत्थर जो होता है इसे प्रस्तर कहा जाता है। जीवी कारक नहीं है, ये निर्जीव कारक होता है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या फिर प्रकाश मंडल में। तो दोस्तों पानी की वजह से जल मंडल में, वैसे जो एरिया देखा जाए यदि तो पानी का एरिया सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पौधे पाए जाते हैं वो स्थल मंडल में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जल मंडल के अंतर्गत सिर्फ वही पेड़ पौधे आपको मिलेंगे जो पानी में जीवित रह सकते हैं, पानी में जिनको जीवन संभव है। और बड़े बड़े पेड़ ऐसे होते हैं कि इन्हें जड़ की मजबूती के लिए स्थल की आवश्यकता पड़ती है और उसके नीचे इनको पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो जब इनका समुचित मिश्रण होता है वो आपके स्थल मंडल के अंतर्गत ही हो पाता है। तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी। यानी कि जो अन्य मृत जीवों पर जीवन, उन्हें खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उन प्राणियों को क्या कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर या फिर ओमनीवेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपके इंग्लिश में इस तरीके से नाम दे दिए गए हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यदि आपने पढ़े ना हुए हो। तो इसका आपका सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कैवेंजर कहा जाता है जो मृत जीव जंतुओं को खाते हैं। और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? हिंदी में इसे कहते हैं मुर्दाखोर। मोस्टली जो हिंदी की भाषा में कहा जाता है, क्या कहते हैं? मुर्दाखोर कहा जाता है हिंदी की भाषा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे के इसमें अन्य पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं परजीवी। परजीवी जो दूसरे के ऊपर रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें परजीवी पौधे कहते हैं। इसके बाद डिकम्पोजर, खाद को कहा जाता है। रासायनिक उर्वरक जो होती है इसे डिकम्पोजर के अंतर्गत रखा जाता है। और इसके बाद आते हैं ओमनीवेयर। ओमनीवेयर क्या होते हैं? ओमनीवेयर होते हैं सर्वाहारी, यानी कि मनुष्य जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। सर्वाहारी के अंतर्गत जो लोग
मांसाहारी शाकाहारी दोनों चीज़ें खा लेते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। इन्हें इंग्लिश में ओमनीवेयर कहा जाता है। इंग्लिश के नाम आप लोग याद कर लीजिए, तो इसलिए तैयार करते रहे। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। सीएनजी संक्षिप्त रूप है क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का, या फिर कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपसे एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ चुका हूँ कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है सीएनजी को। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों इसका आजकल काफ़ी तेज़ी से महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि अभी सब जगह ये प्रयुक्त नहीं है। इस वजह से सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा रहा है जहाँ पर आसानी से प्रयोग में लाई जा सकती है। और दोस्तों साथ ही साथ ये जो है ये एक प्रकार का प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आता है, लेकिन ये अन्य प्राकृतिक ईंधन की अपेक्षा अधिक सूटेबल होता है, अधिक सही रहता है। इससे इतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलता है जितना जीवाश्म ईंधन को जलाने से फैलता है। तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा विश्व उष्मायन का कारण है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, या फिर ध्वनि प्रदूषण? तो दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण कैसे विश्व उष्मायन का कारण? पहले विश्व उष्मायन को देख लेते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इसे कहा जाता है इंग्लिश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये। तो दोस्तों विश्व उष्मायन का प्रमुख कारण क्या होगा? ये होगा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों वायु प्रदूषण जो होता है इसमें बहुत ही गैसों का मिश्रण होता है, और ये जब हानिकारक गैसें पृथ्वी के कनेक्शन में आती हैं, इसके वायुमंडल में संपर्क में आती हैं, तो ये जो गर्म हवाएं होती हैं इनसे इसके तापमान में वृद्धि होती है। और तापमान में वृद्धि के कारण से ही एक क्वेश्चन आपका इसमें बन सकता है कि इस इनके कारण ही ध्रुवों का जो बर्फ है वो पिघल रही है, और इसके साथ ही साथ वायुमंडल को प्रदूषित किया जा रहा है। तो इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश भाग को आवृत करते हैं, जो कि लगभग है। तो आपको बताना कि महासागर जो होते हैं ये पृथ्वी के अधिकांश भाग को आवृत करना क्या है? ढक लेना, यानी कि अधिकांश भाग पर अपना कब्जा रखते हैं। तो इन्हें क्या, इनका जो कुल एरिया होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये 3/4 एरिया जो होता है ये महासागरों का यानी कि जलमंडल होता है। तो 3/4 भाग हो गया जलभाग का। अब बचे 1/4 भाग। तो 1/4 भाग किसका होगा? ये होगा पृथ्वी का, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर जीवन संभव है, उस एरिया को कहते हैं। और ये आपका 1/4 भाग होता है स्थल मंडल का, या पृथ्वी के भी कह सकते हैं हम लोग। अब बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल, या फिर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो दोस्तों देखिए बांदीपुर में कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान है, ये बिल्कुल सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो संभव है वो कर्नाटक में है। इसका दूसरा मानस वन्यजीव अभयारण्य। तो दोस्तों मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है ये असम में स्थित है, और असम में 2 अलग अलग नदियों से संबंधित है। पहली नदी जो है वो है मानस नदी, एक और नदी इसके साथ ही साथ जो कि महानदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका भी सही हो गया। अब तीसरा है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। तो दोस्तों पेरियार वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है? यानी कि जो एरिया का नाम है वो पेरियार है, और ये एक पेरियार नाम का पर्वत भी है वहाँ पर। तो दोस्तों ये पेरियार से आप लोग समझ लीजिए केरल की बात हो रही है, पेरियार में नदी। तो इन्हें दोस्तों अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला है सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ है? यही वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, बाकी तीनों बिल्कुल सही दिए गए हैं। अंत में दिया गया सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं है, ये गलत हो गया। ये जो है ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान का नाम है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों साथ ही साथ एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना, अपने आंसर जरूर दे दें अधिक से अधिक संख्या में। तो दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन है चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? इसके बारे में आप लोगों को कमेंट करके बताना है, अपने आंसर जरूर दे दें अधिक से अधिक संख्या में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका आपका डी नंबर ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। इसमें आपको उड़ीसा लिखना होता है, यदि उड़ीसा लिखा होता तो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो दोस्तों ये क्या होगा? गामा किरणें, एक्स किरणें, बीटा किरणें, या फिर पराबैंगनी किरणें। तो दोस्तों ये जो आपकी ओजोन परत होती है ये किन गैसों को, किन किरणों को अवशोषित करती है? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें।
पराबैंगनी किरणें ही ओजोन परत के अवशोषित कर ली जाती हैं। ये बहुत ही खतरनाक किरणें होती हैं जो कि सूर्य के प्रकाश से सूर्य से उत्पन्न होती हैं। हालांकि पृथ्वी पर आने से पहले ही ओजोन परत इनको अवशोषित कर लेती, लेकिन फिर भी कुछ भाग कभी कभी शेष रह जाता है। तो दोस्तों इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ओजोन परत। और ओजोन परत कौन से मंडल में, कल मैंने आपको बताया था कहाँ पर है, समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत जो है आपकी समताप मंडल में। एक एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, काफ़ी क्वेश्चन पिछले मिल रहे हैं जो मैं आपको करवा चुका हूँ। अब बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। बायोडीजल तैयार किया जाता है न्यूट्रिकुलेरिया से, जेट्रोफा से, देवदार से या फिर यूकेलिप्टस से। तो दोस्तों बायोडीजल क्या होता है, जो कि प्रकृति के को ध्यान में रखकर बनाया गया तैयार किया गया डीजल होता है। और इसका जो बिल्कुल सटीक उदाहरण होगा वो होगा जेट्रोफा। तो दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है 44%, 23%, 40% या फिर 21%। तो दोस्तों हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा पूछी गई आपसे, तो इसमें मैंने आपको बताया था 78% जो होती है वो आपकी नाइट्रोजन होती है, और बची हुई 20.95% यानी कि कहीं कहीं मैंने आपको बताया था 21% जो होती है ये आपको देनी पड़ती है हवा में ऑक्सीजन की उपस्थिति। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। तो दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि ये जो कहीं कहीं आपको 21% मिलेगा, कहीं कहीं आपको 20.95% मिलेगा, दोनों आपके आंसर बिल्कुल सही हैं। किस भारतीय पर्यावरणवादी को वाटरमैन ऑफ इंडिया या आधुनिक भारत का भागीरथी कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र पचौरी, जीडी अग्रवाल या फिर सुंदरलाल बहुगुणा। तो दोस्तों जो इसके जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ये आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राजेंद्र सिंह नाम है इनका, जो कि जल पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यदि अभी ना आए तो आगे ये क्वेश्चन आपके जो लिखित परीक्षा का एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। अब बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। जीएमएस यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, जिन्हें ट्रांसजेनिक बीज या फिर टर्मिनेटर या फिर वीटी बीज भी कहा जाता है, का पर्यावरणविद विरोध कर रहे हैं। इसका कारण है स्वास्थ्य विरोधी, अप्राकृतिक छेड़छाड़, व्यापक परीक्षण न होना या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आपका सही ऑप्शन होगा वो डी नंबर होगा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जीएमएस का मतलब ये होता है कि एक ही किस्म की अलग अलग फसलों का निर्माण कर देना आनुवांशिकता के माध्यम से, या फिर डीएनए का जो डीएनए होता है, डीएनए या आनुवांशिकता को खत्म करके अपने हिसाब से अपनी सुविधाओं के अनुसार से नए नए वृक्षों का निर्माण करना ही इसके अंतर्गत आता है, डी नंबर ऑप्शन के 28 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगले 29 नंबर क्वेश्चन पर। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फोन में, डेसीबल में या फिर डेसीमल में? तो दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डेसीबल में मापा जाता है। तो इसमें से कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि डेसी करें या डेसीमल करें। आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डेसीमल ही इसका आंसर है। जो कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है वो डेसीबल से मापा जाता है। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 25 अप्रैल को या फिर 5 जून को? तो दोस्तों विश्व ओजोन दिवस, ये क्वेश्चन आपको मालूम होगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कि ओजोन परत के लाभ तथा ओजोन परत को कैसे रोका जाए क्षरण से, इन सब बातों पर चर्चा की जाती है। तो दोस्तों ये आज आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके पहले मैंने आपके 15 क्वेश्चन करवा दिए थे, आज बचे हुए 15 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दें। चेक करिएगा आपके कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। पिछले काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे उनके अच्छे मार्क्स आए थे, तो इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहे। और दोस्तों अगर आपको समझ में ना आई हो कोई चीज़ तो वो भी पूछ सकते हैं आप लोग। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें अधिक से अधिक संख्या में। थैंक यू दोस्तों।